फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हम सभी जानते हैं कि 9 अप्रैल 2023 को पहली बार जवानों और जेसीओज के संगठनों के फेडरेशन का गठन किया गया। करीब 100 से अधिक संगठनों के लाखों सदस्यों की सहमति रही और उद्देश्य था सब मिलकर आवाज़ बुलंद करें। लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के पवित्र उद्देश्य को सामने रखकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। एक तदर्थ कमेटी के माध्यम से फेडरेशन को एक सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करने का जिम्मा सौंपा गया। हर नए काम को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जो इस कमेटी को भी करना पड़ रहा है। पर दुर्भाग्य तो यह है कि जिन पूर्व सैनिक साथियों का रत्ती भर भी सहयोग नहीं है, ना सहयोग रहा है, वो फेडरेशन की कमेटी, कार्यप्रणाली और उसकी निष्ठा पर अनर्गल सवालिया निशान खड़ा कर स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करने का पत्र देते हुए अपना आधिपत्य फेडरेशन पे जमाना चाहते हैं। उनको पूर्व सैनिक परिवारों की समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। कुछ लोगों को अपने आप को स्टेट का प्रधान स्थापित करना है, कुछ को पूर्व सैनिकों के कंधे पर चढ़कर राजनीति चमकाना है, कुछ को अपना व्यवसाय बढ़ाना है, तो कुछ को मीडिया में अपना चेहरा दिखाना है। साथियों, इस काम के लिए तो आपने फेडरेशन नहीं बनाया था। जाहिर है, जब तक मेजॉरिटी चाहेगी, शायद ऐसे लोगों के मंसूबे पूरा करने की इजाज़त ये मंच देगा भी नहीं। हमारे विधान के बारे में बताना चाहूँगा। एक पवित्र उद्देश्यों का इसमें समावेश किया गया है। फेडरेशन से जुड़ने वाले सभी संगठनों को समाधान भागीदारी दी गई है, समान। सुदृढ़ विधान है, पारदर्शिता है, किसी को भी मनमानी नहीं करने की पाबंदी है। उसमें पारदर्शी लेखा जोखा का प्रावधान किया गया है, समय पर मीटिंग का प्रावधान है, समय पर चुनाव का प्रावधान है। किसी भी स्टेट से एक प्रधान नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के सभी संगठनों के प्रधान और एक डेलीगेट के साथ गवर्निंग काउंसिल का नेतृत्व उसमें शामिल है। आम सहमति से निर्णय लेने का प्रावधान है। स्टेट लेवल पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए समन्वयों का प्रावधान है। अगर ये प्रावधान किसी को भी गलत लग रहे हैं तो कृपया हमें बताएं। मैं स्वयं और काउंसिल आपके प्रति आभारी रहेंगे, अन्यथा जाहिर है आप इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। कुछ साथियों द्वारा अनुचित शर्तों के साथ दबाव बनाकर फेडरेशन को कब्जाने के प्रयास किए गए। उनकी बात नहीं मानने पर अलग से फेडरेशन बनाने की धमकियां भी दी गई। गुमराह करने के बहाने देखें जो दूसरे लोगों को क्या कह रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती, चंदा हड़पा जा रहा है, हमें अपमानित किया जाता है, फेडरेशन की काउंसिल में अयोग्य लोगों का जमावड़ा है, अध्यक्ष कमजोर है, उसने यशमैन लोगों को काउंसिल में लिया हुआ है, आंदोलन को कमजोर कर दिया गया है। इस प्रकार के मिथ्या आरोपों के वीडियो और व्हाट्सएप पोस्ट प्रसारित कर आम पूर्व सैनिकों और संगठनों को भ्रमित किया जा रहा है। इनसे सावधान रहिए। फेडरेशन के बैनर तले लाखों पूर्व सैनिक जवानों द्वारा चलाए जा रहे लंबे आंदोलन को फेल करने की मंशा से पिछले दिनों में लास्ट मोमेंट पर फेडरेशन द्वारा दी गई कॉल को कैंसिल हो जाने का दुष्प्रचार तक किया गया। आखिर ये क्यों आंदोलन को कमजोर करने पर आमादा है, इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जिन संगठनों को फेडरेशन के गठन की जानकारी देरी से प्राप्त हुई, वो इस प्रकार के दुष्प्रचार से असमंजस में हैं, जो पूर्व सैनिकों की एकता के लिए एक बड़ी बाधा है। पहले से ही फेडरेशन से अलग काम कर रहे कुछ संगठन और नए बन रहे महत्वाकांक्षी समूह अपने आंदोलन को कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जागरूक रहने की सख्त जरूरत है। साथियों, फेडरेशन से जुड़ने के लिए करीब 130 संगठनों के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको एफिलिएशन प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। जो संगठन हमारे बायलॉज की शर्तों को पूरा नहीं करते और विधान का सम्मान नहीं करते, उनको फेडरेशन की संबद्धता नहीं दी जा सकती। हमें प्राप्त समर्थन पत्रों के आधार पर एक रफ सूची तैयार की गई,
जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, और एफिलिएशन की प्रक्रिया पूरी होते ही जो संगठन मापदंड पूरा नहीं करते हैं उनको सूची से बाहर किया जाएगा और फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। फाइनल सूची में शामिल संगठन भी अगर भविष्य में फेडरेशन की छवि खराब करेंगे या नीतियों का विरोध कर विपरीत गतिविधियों को अंजाम देंगे तो बायलॉज के अनुसार उनकी एफिलिएशन समाप्त भी की जा सकती है। कई राज्यों से पूर्व सैनिकों और ग्रुपों से फैलाए जा रहे भ्रम के निवारण के लिए फ़ोन आ रहे हैं, और जो उनको कहा जा रहा है मिथ्या प्रचार का नमूना देखें कि फेडरेशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की उपस्थिति में नए फ्रंट और जॉइंट एक्शन कमेटी की गठन हुआ, जिसको समाचार पत्रों में और मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है, जो बिल्कुल सच्चाई से बहुत दूर है, और इस प्रकार का प्रचार की हम पूरी निंदा करते हैं। कृपया सभी पूर्व सैनिक इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें। दिनांक 31 मई 2023 से आर्थिक सहयोग के लिए जंतर मंतर पर केवल एक रसीद बुक रखी गई है। आज की तारीख में फेडरेशन का कोई बैंक खाता नहीं चल रहा है। किसी के व्यक्तिगत खाते में या फेडरेशन के नाम पर आर्थिक सहयोग मांगने वाले लोगों से सावधान रहें। बिना अधिकृत रसीद के कोई आर्थिक सहायता किसी को भी ना दें। सभी से विशेष निवेदन, बहुत हो चुका। लंबे समय से पीड़ित जवानों और वीर नारियों के हित में चलाए जा रहे इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास नहीं करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस फेडरेशन रूपी सीढ़ियों का मोह त्याग कर अन्य रास्ता अपनाएं। लाखों पूर्व सैनिक और वीर नारियां आपके आभारी रहेंगे। ये सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या। कार्यकारिणी ने सुनिश्चित किया है कि आंदोलन के चरण इस प्रकार से होंगे। दिनांक 2 जुलाई 2023 को जिला स्तर पर एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में उन सांसदों से संपर्क करेंगे जिनको हमने मेमो दिया था, और उनसे फीडबैक लेंगे और आग्रह करेंगे कि आने वाले लोकसभा सत्र में हमारी मांगों को जोर शोर से उठाया जाए। 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर रैली, घेराव और ज्ञापन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। 26 जुलाई 2023 कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि और आंदोलन का प्रचार प्रसार, और अगला चरण होगा हस्ताक्षर अभियान। इन सभी आयोजनों को किस प्रकार से प्रचार प्रसार करके संपन्न करना है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दे दी जाएगी शीघ्र ही। इसके अलावा ये सारे आयोजन जुलाई महीने में हमारे संपन्न किए जाएंगे, और आगे आने वाले महीने अगस्त या आगे के महीनों के लिए फिलहाल फेडरेशन की ओर से कोई कॉल या आयोजन नहीं है। कोई भी अन्य संगठन फेडरेशन के आंदोलन के नाम से इस प्रकार की कोई कॉल देता है तो कृपया उससे सावधान रहे। वो फेडरेशन का आयोजन नहीं है। आगामी कॉल जो भी होगी आपको समय पर सूचित कर दिया जाएगा। सभी संगठन अपने स्तर पर तैयारी शुरू करें। प्रशासन से कार्यक्रम आयोजन हेतु पूरी स्वीकृति लें। अनावश्यक प्रशासन से उलझकर परेशानी मोल ना लें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़। जय हिंद। नमस्कार। सूबेदार बीके पांडे। साथियों, आपने जंतर मंतर पर सूबेदार बीके पांडे जी को तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन जंतर मंतर पर एक ऐसी अनदेखी नेशनल मीडिया द्वारा की जा रही है कि अभी तक किसी भी बड़े नेशनल न्यूज़ द्वारा जंतर मंतर पर एक बार भी पूर्व सैनिकों का हालचाल पूछने के लिए किसी भी एक जवान का इंटरव्यू तक नहीं लिया। दूसरी तरफ वहीं पे पहलवान बैठे हैं जिनके सामने नेशनल मीडिया के हर एक नेशनल मीडिया का कैमरा और उसका माइक अवेलेबल है। तो सूबेदार बीके पांडे जी ने कहा कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, क्यों ना एक पब्लिक मंच के ऊपर जाके जहां पे सभी लोगों की बात सुनी जाती है, और न्यूज़ 18 इंडिया का एक प्रोग्राम है भैयाजी कहीन, वहां पे सूबेदार बीके पांडे साहब पहुंच गए क्योंकि वो जंतर मंतर पर जवानों का सपोर्ट करने के लिए आए थे।
तो शाम को ये प्रोग्राम होता है 5 बजे से। तो भैया जी कहीं प्रोग्राम में चले गए और वहाँ पे जब पत्रकार ने पूछ लिया इनसे कि आप कौन, कहाँ से आए, तो इन्होंने कहा कि मैं सूबेदार बीके पांडे कारगिल युद्ध विजेता हूँ और मैं एक बात देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो इसके बाद पत्रकार ने उनको जगह दी, बोला कि आप ज़रूर रखिए। जब सूबेदार बीके पांडे जी ने अपनी बात रखी, जवानों के साथ में हो रहे शोषण का मुद्दा रखा, तो वहाँ खड़े लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। और जब इन्होंने कहा कि देश में जब अंदर लोग लड़ रहे होते हैं तो हम इनके लिए सीमाओं पे लड़ रहे होते हैं, तो लोगों ने बहुत सारी करतल ध्वनि के साथ में वहाँ पे तालियां बजाकर इनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। इसके बाद सूबेदार बीके पांडे जी ने जो बात रखी वो बड़े बड़े अधिकारियों और सरकार की कानों तक यदि पहुंच जाए तो उनके कान फट जाए, ऐसी बात उन्होंने नेशनली यानी पब्लिकली पूरे देश के सामने रख दी है। और इसके बावजूद भी यदि अब कोई बड़ा पत्रकार या नेशनल मीडिया चैनल का कोई पत्रकार वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो ये जवानों के साथ में नेशनल मीडिया द्वारा भी शोषण होगा। तो आइए जो सूबेदार बीके पांडे जी ने वहाँ पे बात कही है कनॉट पैलेस पर लाइव प्रोग्राम में, वो आप उस बात को पूरा अंत तक जरूर सुने। और जय हिंद सर, भैया जी आपसे मिलने आए हैं और सभी से एक प्रश्न करने आए हैं। बिल्कुल आप प्रश्न करिए, प्रश्न समाज के सामने जरूर रखना चाहिए और आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम पूर्व सूबेदार बीके पांडे है, कारगिल युद्ध विजेता। मैं आपका स्वागत करता हूं। अंदर आइए, अंदर आइए। कारगिल युद्ध से हैं, कारगिल से युद्ध से आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। मैं आपको स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। जी सूबेदार बोलिए। सर हम तो सेना में 17-18 साल में चले जाते हैं, हमें नहीं पता, हम जब आते हैं सिविल में तब पता चलता है कि इस तरह से लड़ते हैं लोग, बड़ा दुख होता है। इन्हीं के लिए हम वहाँ लड़ते हैं, इनके लिए हम वहाँ लड़ते हैं, पर अंदर आते हैं तो बहुत दिल की आत्मा मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये हमारे हैं। न हमने हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न कोई धर्म, न कोई जाति, हमारा एक ही धर्म होता है, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र धर्म। पर जब सिविल में आते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं 2020 में आया था, तब से समाज की सेवा कर रहा हूं और अपने बलबूते कर रहा हूं। एक पेंशन है मेरी लिमिट, पर मैं यहां आज आया हूं प्रयागराज से अपने पूर्व सैनिकों का समर्थन करने के लिए। और आपके माध्यम से मैं सारे पैनल से जो भी नेता हैं, मुझे नहीं पता कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है, पर मैं सबसे एक आग्रह करूंगा कि देखिए सैनिक राष्ट्र का सम्मान होता है और आज राष्ट्र का सम्मान सड़कों पे खड़ा है, जंतर मंतर पे धरना दे रहा। हमारा कोई 87 दिन हो गया पर हमने कोई कहीं हल्ला नहीं किया। बहुत शांतिप्रिय ढंग से एक मांग रख रहे हैं कि अगर एक अधिकारी की उंगली कटती है तो उसको लाखों दिया जाता है और एक जवान की उंगली कटती है तो उसको 1000-10,000 में निपटा दिया जाता है। एक अधिकारी 15,500 रुपए का जोखिम भत्ता लेते हैं और एक जवान 5,200 रुपए का जोखिम भत्ता लेता है। जो सबसे आगे फ्रंट में लड़ता है, जो सबसे आगे फ्रंट में लड़ता है उसको सबसे कम जोखिम है और जो सबसे पीछे बैठता है, मुझे अधिकारियों से कोई परहेज नहीं है, मेरे लिए वो सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा अनुशासन में रहे। हमारे लिए जो भी सीनियर हैं, चाहे वो नेता हो। मैं आपकी बात सुनी, समाज ने आपकी बात सुनी। आप उधर नहीं जाएंगे, आप उधर जाएंगे, आप वहां बैठिए। जी समाज में सम्मान होना चाहिए। पूर्व सैनिक हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हुए थे, करगिल का युद्ध लड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपनी बात रखी। हम आपके साथ आपकी मांग को सुन तो सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, फैसला तो सरकार करती है, लेकिन हम आपके साथ हैं। जी मैंने बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके साथ सम्मान होना चाहिए। हाँ।